वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे जो है एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसे समझेंगे। तो एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इन्हें हम ऐसे डिफाइन करते हैं यूज्ड the real number used in the formation of a matrix. The real number used in the formation of matrix are known as entries or elements of the matrix. So जैसे ये ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें एंट्रीज हैं 0 1 3 4। तो इन्हें या एंट्रीज कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे ऑफ द मैट्रिक्स। इस तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इसमें एक ही एंट्री है जो कि 1 है, इस मैट्रिक्स में 2 हैं 1 और 2। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 2 एंट्रीज हैं 3 और 4। इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास 3 एंट्रीज 1 3 4 7 2 0। ठीक है, ये इसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाती हैं मैट्रिक्स की, जिनसे मिलकर मैट्रिक्स बना हुआ होता है। नेक्स्ट बुक में ये एक दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है मैट्रिक्स इज denoted by capital letters। मैट्रिक्स को हम जब भी डोनेट करेंगे कैपिटल लेटर्स से करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लाइक A B C सो ऑन XYZ, वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए मैट्रिक्स को डोनेट करने के लिए। MN कोई भी हम अल्फ़ाबेट ले सकते हैं लेकिन कैपिटल लेना है। So matrix is denoted by capital letters like A B C MN XYZ, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। What are rows and columns of a matrix? तो इसकी भी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं जो कि है in matrix the horizontal entries presented in horizontal way are called rows। अब नेक्स्ट कॉलम की है इन मैट्रिक्स द entries the entries
represented by represented in vertical way are called columns. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होती है। तो ये हमारे पास सीधी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल होगी और ये वर्टिकल होगी जो कि परपेंडिकुलर बना रही होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बना रही होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो ये एंट्रीज इन a matrix, entries presented in horizontal way are called rows and the entries represented by vertical ways are columns। तो ये एक एग्जांपल बुक से ही है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। ठीक है, तो इसमें देखें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक, ये फर्स्ट रो हमारे पास बन जाएगी, ये दूसरी, ये सेकंड रो बन जाएगी और ये थर्ड रो बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रोज़ बन गई हैं इस मैट्रिक्स की। इसे R1 कह लें पहली रो को, दूसरी को R2, इस तरह R3। ये 3 रोज़ हो गई। इस तरह अगर हम इसमें कॉलम्स देखें, रोज़ ही चेक कर लेते हैं ऊपर वाले मैट्रिक्स में। तो इसमें हमारे पास एक ही रो है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें 2 हॉरिजॉन्टल रोज़ ड्रा कर सकते हैं, तो 2 रोज़ हैं इसकी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल ली थी 3 4, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें एक ही रो है। ठीक है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो रही है। इस तरह ये जो हमने ऊपर लिखा है मैट्रिक्स, इसमें देखें 1 2 दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इसकी 2 रोज़ होंगी, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड रो। तो इसमें 2 रोज़ हैं। नेक्स्ट एक और है हमारे पास, एग्जांपल बुक में दी हुई है, वो ले लेते हैं। वो है हमारे पास मैट्रिक्स बी। बी इक्वल्स है 2 0 3 3 1 2 5 -1 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है बी। अब इसमें हम देखेंगे कॉलम्स कितने बने हैं। तो एक ये लाइन है हमारे पास, वर्टिकल लाइन, ये दूसरी वर्टिकल लाइन है और ये तीसरी वर्टिकल लाइन है। तो ये हमारे पास कॉलम है। क्योंकि कॉलम है इसे पहले सी से डिनोट कर लेते हैं। रोज़ के लिए हम आर डिनोट किया था, इसके लिए सी। तो पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2 और तीसरा कॉलम C3। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम, तो 3 कॉलम्स हैं C1 C2 और C3। इस तरह इन मैट्रिक्स में हम चेक कर लेते हैं कितने कॉलम्स बन रहे हैं इसमें। अपने इस मैट्रिक्स में भी एक वर्टिकल लाइन है तो एक कॉलम है। इसमें हम 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो 2 कॉलम है। ठीक है, एक ये 3 एक ही एलिमेंट है और इसमें 4 एक ही है, तो 2 कॉलम्स हो गए। अब नेक्स्ट ये एग्जांपल देख लें, इसमें 1 2 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं तो ये 3 कॉलम्स बन गए इस तरह। ठीक है, तो ये कॉलम्स जो होती हैं हमारे पास, वर्टिकल लाइंस जितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स।
ये सारी अब मैट्रिक्स के मुतल्लिक ही डेफिनेशंस हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाता है वो देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं जैसे कि बुक में भी दी हुई है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारे पास द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उससे हमें उस मैट्रिक्स के ऑर्डर का पता चलता है। तो इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर इफ़ अ मैट्रिक्स एम, कोई भी मैट्रिक्स है एम, एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एम है, नंबर ऑफ कॉलम्स एन है, देन एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम डैश लिखेंगे फिर बाय लिखेंगे फिर डैश एन, ये ऑर्डर को डोनेट किया जाता है। एम पहले नंबर ऑफ रोज फिर डैश लगाएंगे, ठीक है, फिर बाय लिखेंगे फिर डैश लगाएंगे फिर एन नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद कितनी है फिर वो लिखेंगे। ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं, आप लोगों की बुक में जो दी हुई हैं वही कर लेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है एम, एम मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 2। तो इसमें हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ठीक है, एम का ऑर्डर क्या है, तो उसके लिए हम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़, जैसे हमने पहले पढ़ा है पीछे नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं, उन्हें एम से ज़ाहिर किया जाता है। तो पहले तो एम लिखेंगे, वो इक्वल आ जाएगा कितनी रोज़ हैं। अब इसमें हॉरिजेंटल लाइंस कितनी ड्रा हो रही हैं, एक दो, दो हॉरिजेंटल लाइन है तो नंबर ऑफ़ रोज़ दो। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद कितनी है, ठीक है, उसे एन से डिनोट किया गया, जैसे कि डेफिनेशन में तो एन लिख देते हैं। वो कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, ठीक है, एक दो तीन, तो तीन वर्टिकल लाइंस, तो इसमें कॉलम्स की तादाद तीन है। अब हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। किस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एम बाय एन से डिनोट करते हैं। एम नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, एन नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है। तो एम और एन की जगह वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3। एम का ऑर्डर है 2/3। तो ये मैट्रिक्स एम का ऑर्डर आ गया। बहुत ईजी है, सिर्फ नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकालनी। नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है एन, वो है 1 -1 2 2 1 3 और 3 0 7। अब हमने मैट्रिक्स एम का ऑर्डर निकालना है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। नंबर ऑफ रोज देखते हैं, एक दो तीन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस तीन है तो एम हमारे पास आ गया 3। फिर डैश लिखेंगे फिर बाय लगाएंगे फिर डैश लिखेंगे फिर हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं। तो वर्टिकल लाइंस कितनी ड्रा हो रही हैं, एक दो तीन, तीन ड्रा हो रही हैं तो ये 3। तो इस मैट्रिक्स एन का जो ऑर्डर है वो है 3/3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स एम का ऑर्डर आ गया है 3/3, जो हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की मदद से निकाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास मैट्रिक्स है पी इक्वल्स टू 3 2 5। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है।
इसका ऑर्डर अब हमने बताना है। उसी तरह पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ कैलकुलेट करनी है, ये याद रखना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक ही है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखनी है, फिर डैश बाय, फिर डैश और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस 1 2 3, 3 हो रही हैं तो 3। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स P है इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाता है 1/3। M N और P इन तीनों का अब ऑर्डर जो है हमारे पास आ चुका है। ये चीज़ भी देखें कि इसमें हमने मैट्रिक्स को जो डोनेट किया वो कैपिटल लेटर से किया, जैसे पीछे हमने किया था मैट्रिक्स इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर ABC सो ऑन MN कुछ भी हो सकता है XYZ। तो यहाँ हमने जो तीनों लिए हैं वो MN और P कैपिटल में लिए हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब हम पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर अरे होता है इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, उसमें रियल नंबर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने उसकी एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, फिर मैट्रिक्स को डोनेट कैसे करते हैं, फिर उसके रोज़ एंड कॉलम्स मैट्रिक्स के, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज़ कहलाती हैं, ठीक है, R1 R2 R3 से डोनेट। वर्टिकल लाइंस जो हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है, वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से पता चलता है। M/N से डिनोट किया जाता है। M नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और N नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फिर इसकी 3 एग्जांपल्स भी हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ, जो है इक्वल मैट्रिक्स मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स का प्लूरल, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस लेंगे क्योंकि हमने उनकी इक्वलिटी बतानी है, कब इक्वल होंगे। देन A इज़ सेड टू बी इक्वल टू B and denoted by A is equal to B। दरमियान में इक्वल टू का निशान लगा देंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ द ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स A is equal to order of B। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए द देयर corresponding entries are equal, ठीक है। तो इसमें है दैट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B is equal to के निशान से इसे ज़ाहिर करना है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, इसमें हम अब देखेंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है, ठीक है। तो A इसका मतलब है A इज़ इक्वल टू B होगा तो ऑर्डर ऑफ़ A ऑर्डर ऑफ़ B के बराबर होगा और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी, ठीक है। और अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं और उन दोनों का ऑर्डर एक जैसा है तो वो दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का होता है। पहली ट्रू तो दूसरी भी ट्रू, अगर दूसरी ट्रू है तो पहली ट्रू होगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A का जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B के, ठीक है। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी अब हमने देखनी है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब होगा। तो एंट्रीज तो पहले पढ़ी हुई हैं। जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें जो उसकी फॉर्मेशन के लिए रियल नंबर होते हैं वो उसकी एंट्रीज होते हैं।
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए है 1 2 3 4, बी है 4 5 6 7 कोई भी है तो उसमें ऑर्डर ऑफ ए यहाँ देख लेते हैं, वो है 2/2, दो ही रोज़ हैं, दो ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास ये भी 2/2 है, तो दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ ए भी 2/2 है, ऑर्डर बी भी 2/2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन थी हमारे पास कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये 1 है पहले नंबर पे, तो इधर भी पहले नंबर पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ 1 है 4 है, तो ये नहीं होंगी। दूसरे नंबर पे दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तीसरे के, चौथे के, इस तरह सो ऑन। जितनी भी उसकी एंट्रीज हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड फोर्थ के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ जो है सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ए बी के इक्वल नहीं है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी ना हो रही हो तो वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब था कि अगर ए बी के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी के बराबर है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है यहाँ, ठीक है। तो इक्वलिटी के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है, हम दोनों चेक करेंगे, दोनों को ट्रू होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, इक्वल मैट्रिक्स के ही रिलेटेड हैं। इसमें भी हम ये दो कंडीशंस याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमें पहला मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 3 -4 2 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 -4 2 +1 और नेक्स्ट एंट्री है 4 -2, ठीक है। तो ये ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो कंडीशन याद होनी चाहिए हमें। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का। तो हम ऑर्डर ऑफ ए देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर फिर अगेन पहले पढ़ा है हमने, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से स्पेसिफाई होता है। तो इसमें दो रोज़ हैं, दो ही कॉलम्स हैं, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी, इसमें भी पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे जो कि 2 हैं, फिर डैश लगाएंगे बाय, फिर डैश और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो भी यहाँ 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स बी को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 2 + 1 3 बन रहा है, ये -4 वैसे ही, और 4 - 2 2 बना है। तो इसे हम इस तरह भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है, ठीक है, दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं। ए का भी ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। तो ए में जो है हमारे पास फर्स्ट एंट्री 1 है, बी में भी फर्स्ट एंट्री 1 है, ओके हो गया। ए में सेकंड एंट्री 3 है, बी में भी 3 है, -4 है, -4 है, 2 है, 2 है। तो इसमें सारी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस इक्वल मैट्रिक्स के लिए पूरी होनी चाहिए वो हो रही हैं यहाँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी है, ठीक है, दोनों का सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए जो है वो बी के इक्वल है, और इक्वलिटी के लिए हमने पढ़ा था कि इज़ इक्वल टू से डिनोट करते हैं, थस ए इज़ इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ये भी बुक में दी हुई है। यहाँ मैट्रिक्स एल दिया हुआ है 2 3 -1 2 एंड मैट्रिक्स एम दिया हुआ है 2 3
-1 और -2, ये दो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब इसमें भी हमने बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। उसके लिए दोनों कंडीशंस चेक करेंगे। फर्स्ट में ऑर्डर निकालेंगे दोनों का। तो एल में 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/2। इसी तरह हम मैट्रिक्स एम का ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ एम इज़ इक्वल टू 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो ये 2/2 इसका भी ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन तो देखें पूरी होती हुई नज़र आ रही है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है। अब हम फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एल इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम। एल और एम के ऑर्डर सेम है, ठीक है, ये हो गया। सेकंड में हम इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज चेक करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। सेकंड 3 है, 3 है, फिर -1 है, -1 है, ठीक है, फिर 2 है और -2 है। 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये फ़र्क आ गया। इसमें जो चौथी एंट्री है वो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम नहीं है, बाकी तीनों तो सेम है। तो ये कंडीशन नहीं पूरी कर रही, तो इसलिए ये एल और एम इक्वल नहीं है, तो इन्हें ऐसे डिनोट करेंगे, एल इज़ नॉट इक्वल टू एम। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3 है। इसमें मैट्रिक्स पी दिया हुआ है 2 3 -1 2 और मैट्रिक्स क्यू दिया हुआ है 2 3 4 -1 2 0, ठीक है। इसमें भी हमने बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं। तो फर्स्ट में ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ पी वो हमारे पास क्या आता है, 2 रोज़ हैं, 2 लिखेंगे, डैश बाय डैश, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2, 2 ही कॉलम है, तो 2/2। ऑर्डर ऑफ क्यू लेंगे, उसमें पहले रोज़ देखेंगे कितनी है, 1 2, 2 रोज़ हो गई, ठीक है। डैश बाय डैश, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/3। तो देखें पी का ऑर्डर 2/2 है, ठीक है, क्यू का ऑर्डर 2/3 है, तो ऑर्डर इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, वो नहीं है। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ऑर्डर ऑफ पी इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्यू। तो फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, तो पी और क्यू जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हैं। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। तो पहले ए और बी इक्वल थे, एल और एम इक्वल नहीं है, पी और क्यू भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गई इक्वल मैट्रिक्स की, ठीक है। यही 3 बुक में दी हुई थी।